नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले एक मेरे पुराने मित्र मेरे पास बैठे थे। वो मित्र बहुत सालों तक संघ से जुड़े रहे। आरएसएस के कट्टर समर्थक और आरएसएस के कट्टर प्रचारक कार्यकर्ता थे। लेकिन अब उन्होंने संघ से दूरी बना ली है। मैंने पूछा उन्होंने कि भई आपने संघ से दूरी क्यों बनाई? तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। लेकिन उन्होंने जो एक लाइन बोली वो लाइन मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि संघ में पहले कहा जाता था कि प्रवास ज़रूरी है, इससे भोजन की व्यवस्था बनी रहती है। यानी प्रचारकों को कहा जाता था कि आप घूमते रहिए, भोजन की व्यवस्था बनी रहती है। यानी कहीं न कहीं आज इसके यहाँ, कल किसी दूसरे कार्यकर्ता के यहाँ, कि तीसरे प्रचारक के यहाँ आपको भोजन मिलता रहेगा। ये था ओरिजिनल आरएसएस का विचार। लेकिन आज आरएसएस का प्रचारक जब आता है, तो मैसेज आता है कि फलाँ होटल में मीटिंग है, फलाँ होटल में शाम को मीटिंग है, फलाँ होटल में वो ठहरे हैं। ये फ़र्क आ गया आरएसएस में तब के और अब के में। मतलब प्रवास के ज़रिए भोजन की व्यवस्था करने वाला संघ आज बड़े-बड़े होटलों में मीटिंगें करता है। इसलिए उन्होंने संघ को छोड़ दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दरअसल जो एक भिक्षामदेही प्लेटफ़ॉर्म से उठकर बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में मीटिंग करते हैं, जिसके बाद छोटे-छोटे केंद्र हुआ करते थे, शाखाएँ लगाने के लिए सरकारी ग्राउंड या स्कूल ग्राउंड की इजाज़त माँगी जाती थी। वो संघ आज पूरे देश में इतने शानदार दफ्तर बना रहा है कि जितने शानदार दफ्तर तो 55 साल राज करने वाली कांग्रेस के पास भी नहीं है। उनसे ऊपर अगर कोई है तो सिर्फ बीजेपी है। दिल्ली में ही संघ का शानदार ऑफिस बना, नागपुर में हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैं ये नहीं कह रहा कि संघ ने ये प्रॉपर्टी लीगल बनाई है या इल्लीगल बनाई है, वो अलग विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई इतना कुछ कमा रहा है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम तो कोई ना कोई होगा ही। और इस देश में अगर एक रेहड़ी-फेड़ी लगाने वाले को रजिस्टर करना पड़ता है, अपना हिसाब-किताब देना पड़ता है, तो हज़ारों करोड़ का चंदा लेने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों ना रजिस्टर? यही सवाल कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पूछा। प्रियांक खड़गे तो यहाँ तक कह रहे हैं मोहन भागवत को चिट्ठी लिख के कि आप रजिस्टर कराइए और आपके पास आपके लेन-देन का पूरा हिसाब है तो मेरे मुँह पर कागज़ मार दीजिए। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत प्रियांक खड़गे का जवाब देने की बजाय हिंदू धर्म रजिस्टर्ड थोड़ी है जो हम रजिस्टर्ड हो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में तो धर्म तो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना मुस्लिम धर्म रजिस्टर्ड है, ना ईसाई धर्म रजिस्टर्ड है, ना बौद्ध धर्म रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब इन सब धर्मों से जुड़ी संस्थाएं या इनके लिए काम करने वाली संस्थाओं को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ये कैसा बेतुका जवाब है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पिछले कई सालों से लगातार कह रहे हैं कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से संघीकरण उसका कर दिया गया है, क्योंकि संघ के लोगों को वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स इन सब जगहों पर बिठा दिया गया है। और इस देश को शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो इस संघीकरण के चुंगल से छुड़ाना होगा। इस लड़ाई को जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी ही आगे बढ़ाएगी। तो इसी सिलसिले में पहले प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्टर्ड होने को कहा, जवाब मांगा। दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उन वाइस चांसलर से माफी मांगने को कहा जो हैं तो सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, लेकिन फंक्शन अटेंड करते हैं जाके आरएसएस के। तीसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने आरएसएस और बजरंग दल जैसी जो संस्थाएं हैं, इनके कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए हैं। तमिलनाडु में आरएसएस ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वहां पहले डीएमके और अब टीवीके कांग्रेस सरकार उन्हें पैर नहीं जमाने दे रही है। केरल में तो कहा जाता है कि कई साल हो गए, कई दशक हो गए संघ को कोशिश करते हुए। इतनी शाखाएं, इतना सब कुछ वहां लगता है, उसके बावजूद वहां के लोग आरएसएस की जो विचारधारा है, उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं करते। अब ये दक्षिण भारत
खास करके कांग्रेस शासित राज्य आरएसएस को लेकर इतने सख्त क्यों हो गए? क्यों आरएसएस से जवाबदेही या क्यों आरएसएस के खिलाफ वो कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा रहे हैं जो पिछले 12 साल में क्या, पिछले कई सालों से कोई भी गैर बीजेपी सरकार किसी राज्य की हिम्मत नहीं कर पाई। वो कांग्रेस सरकारों ने हिम्मत कैसे जुटाई और क्यों जुटाई? क्या राहुल गांधी के विजन को आरएसएस के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं या इसके पीछे कारण कुछ और है? क्यों हिंदी पट्टी जहां पर हमारी साक्षरता दर बहुत कम है, वहां आरएसएस बहुत जल्द अपने पैर पसार लेता है, लेकिन दक्षिण भारत में जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, जहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा सुदृढ़ है, वहां कई दशकों की मेहनत के बाद भी आरएसएस कुछ कर नहीं पा रहा। यही सब जानने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं केरल, तिरुवनंतपुरम, जहां से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि दरअसल ये दक्षिण सरकारें या दक्षिण बनाम आरएसएस की जंग के पीछे की कहानी क्या है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिलवेस्टर भाई तिरुवनंतपुरम से या त्रिवेंद्रम से, जो आपको कंफर्टेबल लगे वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिलवेस्टर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद आप आए हैं हमारे चैनल पर। बट चलिए, आपके राज्य में खबरों का हमेशा भंडार रहता है। अब तो दक्षिण भारत पूरा इस वक्त यूं लग रहा है कि आरएसएस बनाम दक्षिण या आरएसएस बनाम दक्षिण कांग्रेस, ये जो जंग छिड़ी है, इसके पीछे की वजह क्या आपको लग रहा है? जो सामने दिख रही है वही है या पीछे कहानी कुछ और है? चाहे वो प्रियंक खड़गे हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का एक्शन हो, या कर्नाटक में भी जिस तरह से संघ और बजरंग दल को लेकर एक्शन किया गया है, इन सब के पीछे की कहानी आपको क्या लग रही है? धन्यवाद प्रदीप जी, मुझे बुलाने के लिए। आपने ठीक कहा कि दक्षिण भारत में एक जो वैचारिक लड़ाई है, वैसे तो वो पहले से ही चली आ रही है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो वैचारिक संघर्ष है, वो जो हर दिन की राजनीति से थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठकर वैचारिक संघर्ष पर भी जो है, यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ काफ़ी महत्व देती हैं। और आरएसएस एक बहुत मजबूत संगठन है इवन दक्षिण भारत में। हालांकि लोग बाहर से सोचते होंगे कि केरल में आरएसएस इतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केरल में आरएसएस जो है बहुत मजबूत संगठन है और करीब 7,000 शाखाएं यहाँ पर हर रोज लगती हैं, जो कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो डेंसिटी है शाखाओं की, उसमें उत्तर प्रदेश से भी आगे है केरला। लेकिन क्योंकि जो संघ की जो प्रेजेंस है या उसकी जो एक इन्फ्लुएंस है, उसका इलेक्टोरल टर्म्स में उनको उस तरीके से कोई बेनिफिट केरला के अंदर नहीं मिला है। और उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर एक जो ट्रेडिशनल सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ जो इंडिपेंडेंस से पहले से शुरू हुई हैं और जिसमें कई जो सोशल जस्टिस मूवमेंट, जिन्होंने सबसे ज्यादा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काफी बड़े बड़े मोर्चे यहाँ पे हुए हैं, और हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसी कई प्रबल जातियां हैं जो ओबीसी या दलित समाज से जो जातियां आती हैं, जिनके बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर भी काफी रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, जिसके चलते एक वर्चस्व किसी भी तरीके से कोई, जैसे यहाँ कहा जाता है कि मनुवादी वर्चस्व जो है यहाँ पर उस तरीके से नहीं बना, जैसे कि भारत के विभिन्न जगह में जिस तरीके से उनका एक कंट्रोल रहा है। तो केरला में ये एक उसका एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है कि केरला में जो है सामाजिक न्याय के ऊपर काफी काम हुआ है बहुत पहले से, दशकों पहले से, और उसी आधार पे जो है यहाँ पे सभी समुदाय मिलजुल के रहते हैं। और उसी का कारण है कि कोई भी रूढ़िवादी संगठन, हालांकि उसकी जितनी भी मजबूत संगठनात्मक स्थिति हो प्रदेश के अंदर, लेकिन एक जो जन समर्थन है, उस तरीके का जन समर्थन किसी भी रूढ़िवादी किसी भी ताकत को नहीं मिलता है, चाहे वो हिंदुओं के बीच में हो, मुसलमान के बीच में हो या ईसाई के बीच में हो। आप देख सकते हैं कि इवन मुस्लिम समुदाय के अंदर भी मुस्लिम लीग जैसा एक नरम दल जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, जो मॉडरेट है। और साथ ही बड़े बड़े जो संगठन जो बहुत ही क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्ट संगठन है, उनको उस तरीके का समर्थन केरला में नहीं मिला।
तो ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए बता रहा था जी। कि आरएसएस काफी मजबूत होने के बावजूद भी यहाँ पे जो उनको एक जन समर्थन हालांकि नहीं मिला है, लेकिन कोशिश उनकी जो है हमेशा जारी रही है और अभी भी बड़े जोरों शोरों से जारी है। लेकिन इसमें गिलोस्टर भाई एक चीज़ बताइए फिर कि जब ऐसा प्रियांक खड़गे जब कर्नाटक के गृह मंत्री आरएसएस से रजिस्टर होने के लिए कहते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कुछ, तो उसके जवाब में अ, जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जो जवाब देते हैं कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है और जवाब देने के लिए चुनते हैं केरल को। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सवाल पूछता है, केरल में वो जवाब देते हैं और केरल के मुख्यमंत्री उन वाइस चांसलर से जो है वो माफीनामा माँगते हैं जो आरएसएस के फंक्शन अटेंड करते हैं। आप कर्नाटक में ही फिर जाओ, कर्नाटक में जो है आपको बजरंग दल पर भी बैन दिखता है लगा हुआ। फिर तमिलनाडु में आरएसएस को लेकर जो है आरएसएस की कार्यस्तानी को लेकर हमेशा वहाँ भी वो रहा है, शक की नज़र से उसको देखा जाता है। तो ये जो दक्षिण भारत में इस वक़्त आरएसएस के पीछे पड़े हैं, ख़ास करके कांग्रेस रूल्ड स्टेट जो पड़ गई है, तेलंगाना में भी आरएसएस के से सवाल पूछे जाते हैं। ये इसलिए है कि आरएसएस के कहीं दक्षिण भारत में पैर ना जम जाएँ, कहीं आरएसएस कामयाब ना हो जाए, उसे अभी से रोक देने की कोशिश भर है? या आपको लगता है कि जेन्युइनली दक्षिण भारत चाहता है कि जब अगर इतना कुछ छोटा-सा जो प्रियांक खड़गे ने कहा कि छोटा-सा वेंडर को भी अगर रजिस्टर होना पड़ता है, तो व्हाई नॉट आरएसएस जैसी जिसके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति हो गई है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आरएसएस के प्रमुख ने ये जवाब जो त्रिशूर में दिया केरला में, हालांकि वो 2 दिन यहीं पे थे केरला के अंदर। पहले तिरुवनंतपुरम में जो आपने वाइस चांसलर जिस मीटिंग में जिन्होंने भाग लिया, वो मीटिंग यहीं हुई थी तिरुवनंतपुरम में। और उसके बाद जो है त्रिशूर में एक मीटिंग थी और त्रिशूर में सवाल पूछा गया, तो जवाब में उन्होंने जो है, और ये जवाब जो उन्होंने दिया इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए जनता काफी जागरूक है। जनता पूछ रही है कि भाई क्यों आप रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और क्यों आप जो है भारतीय जो भी न्याय संविधान है उसके तहत आपको क्यों नहीं लाया जा सकता है। तो आप जैसे पूछ रहे थे कि क्यों केरल में, तेलंगाना में या कर्नाटका में इस तरीके से जो है आइडियोलॉजिकल फाइट कांग्रेस कर रही है, उसका मेन कारण यह है कि पिछले कई सालों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चला के रखी है। और उत्तरी भारत में तो आपको पता है कि उनका काफी पैनापन है उनके अटैक में, और उसका फायदा भी उनको उत्तर भारत में हुआ है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा कमजोर वो करने में कामयाब हुए हैं उत्तर भारत में। और केरला के अंदर या कर्नाटका के अंदर क्योंकि कांग्रेस मजबूत है, यहाँ पे भी इनकी लगातार कोशिश रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो राहुल गांधी जो है लगातार आरएसएस के ऊपर हमलावर हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से उनका सीधा हमला जो है बीजेपी से ज्यादा आरएसएस के ऊपर रहता है, और इसी कारण से कि उनका कहना है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पे बीजेपी चलती है और जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं वो सब उनके कहने पे होते हैं। तो इसलिए जो है अब फोकस कांग्रेस ने भी आरएसएस के ऊपर ज्यादा कर लिया है। हालांकि यहाँ पे वाम मोर्चा भी आरएसएस के ऊपर लगातार हमलावर रहा है केरला के अंदर, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से हमलावर नहीं थी। एक तो ये था कि वो विपक्ष में थी, अब सरकार में आई है तो अब उन्होंने जो है अपना दृष्टिकोण जो है बदला है और बहुत ज्यादा तीखे रूप से जो है आरएसएस के ऊपर हमला कर रही है। और आरएसएस जो है धीरे धीरे अपना एक इन्फ्लुएंस दक्षिण भारत में संगठनात्मक रूप से तो उन्होंने किया है, लेकिन उसको वो जो है इलेक्ट्रल टर्म्स में भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि इनके कई संगठन है आरएसएस के, एक संगठन के तहत ये काम नहीं करते हैं। इनके हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों के बीच में हो, चाहे वो विद्यालयों में हो, चाहे वो आदिवासियों के बीच में हो या दलित समुदाय के बीच में हो, या फिर बाकी जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब जगह इनके संगठन जो है काफी एक्टिव रहे हैं। तो अब जो है केरला के अंदर क्योंकि लगातार जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, अभी हाल में, अभी पिछले कल ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा बना, वो मुद्दा ये बना कि यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, जो कि अपने आप को भी एक संघ के काफी प्रमुख और वैचारिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने खुद से जो है एक मीटिंग सारे डिपार्टमेंट्स की बुलवाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में कोई वो बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सरकार को ये जानकारी नहीं दी थी और उनके बिना बताए उन्होंने ये मीटिंग की। तो उसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो है कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा हो गया। और कल मुख्यमंत्री ने सीधे गवर्नर से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप एक पैरेलल
एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई चीजें जो है लगातार होती आई हैं और कांग्रेस को अब ये समझ आ गई है कि जब तक वो आरएसएस के ऊपर हमलावर नहीं होगी और जब तक वो एक ऑफेंसिव तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेगी, खासतौर पर आइडियोलॉजिकली वैचारिक रूप से, तब तक जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इनसे मुकाबला करना। और इसी के चलते उन्होंने जो है ये सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज को सामने रखते हुए, और दूसरा हमेशा कांग्रेस इसको जोड़ती है जिस तरीके से गांधी की हत्या की गई थी और जिस तरीके से जो हिंसात्मक जो एक विचारधारा के साथ जोड़ा जाता है, कांग्रेस उसको जोड़ती है आरएसएस के साथ। वो सारी बातें जो है जनता के बीच में ले जाने की अब कोशिश कर रहे हैं। और प्रियंका खारगे ने तो ऐसी बात कह दी जिसके चलते पूरे देश में ही जो है एक चर्चा बन चुकी है, बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। और अभी तक आज की डेट तक जो है आरएसएस ने कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया है इसके बारे में। हालांकि वो बड़ा कुछ बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म की क्या कोई रजिस्ट्रेशन हुई है या किसी और की कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन ऐसे बोलने से तो काम चलेगा नहीं, जनता के सामने रखना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, इतने लोग हैं, इतनी उनकी एक्टिविटीज हैं, तो वो किसके तहत, किस रजिस्ट्रेशन के तहत वो काम कर रहे हैं। तो सबकी नजरें अब आरएसएस के ऊपर है कि वो क्या जवाब देगी। किलोस्टर भाई, मैं एक अब अगला सवाल मेरा यही है, बल्कि इनफैक्ट दो सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ। पहला तो ये है कि आपको क्या लग रहा है कि आरएसएस क्यों रजिस्टर्ड नहीं करना चाह रहा, या प्रियंक खड़गे का सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों, जबकि प्रियंक खड़गे कह रहा है कि मेरे मुंह पे आके कागज मार दो अगर आपके पास है, वो क्यों नहीं दे पा रहा। और दूसरी बात ये है कि क्या ये जो अभी शुरुआत हुई है आरएसएस के खिलाफ एक स्टेट से आवाज उठने की, ये आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, मुद्दा ये बन सकता है अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर जो वामपंथी पार्टियां जो भी इस मामले में कांग्रेस के रवैये के साथ खड़ी है, तब ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्यों आरएसएस नहीं अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, राष्ट्र का ये मानना है हमेशा कि वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक कल्चरल नेशनलिज्म में बिलीव करने वाला संगठन है। और वो उनका जो मेन वो है, वो जो चंदा वगैरह भी आता है वो गुरु दक्षिणा के रूप में आता है, इसलिए। और ना वही कोई सरकार के तरफ से कोई वो जो है अनुदान नहीं लेते हैं या कोई पैसा वो नहीं लेते हैं किसी भी जो सरकारी संगठन है। तो इसलिए जो है वो अपने आप को उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है, जैसा कि प्रियंक खड़गे ने खुद कहा कि क्या एक जो छोटा सा जो हॉकर है या जो वेंडर है, छोटी सी रेडी फड़ी लगाता है जो बाजार में, उसको भी अपनी पंजीकृत करना पड़ता है अपने इस रेडी फड़ी को। तो क्या इतने बड़े संगठन को क्यों नहीं करना चाहिए, उसका जवाब उनको जो है लीगली देना पड़ेगा। अब सब उसी का ही इंतजार करें कि वो लीगली क्या जवाब देते हैं। तो इस मामले में ये चर्चा तो अभी जारी रहेगी। एक किलोस्टर भाई, एक चीज और बताइए कि जो वीडी सतीशन, जो केरल के मुख्यमंत्री, जिस तरह से उन्होंने वीसीज को माफी मांगने के लिए कहा, क्या वो एक कदम है कि जो जो राहुल गांधी कहते हैं हर जगह कि भाई इस देश के शिक्षण संस्थानों पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो केरल सरकार उस कब्जे से बाहर निकलने या उस कब्जे को छुड़ाने की कोशिश की शुरुआत है ये? देखिए, ये अभी वीडी सतीश ने तो ये कहा है, लेकिन इससे पहले भी जो पिछली सरकार थी वाम मोर्चा की, उसका भी जो है आरएसएस के ऊपर इसी तरीके से हमला रहा है, क्योंकि वो भी वीसी को जो अपॉइंटमेंट थी, आरएसएस के जो सिंपथाइजर लोग जिनको वीसी बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने भी एक मोर्चा खोल रखा था। तो और वीडी सतीशन ने भी अब इसको जो है बड़े ताकतवर रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का भी एक जो है प्रेशर बना रहेगा केरला की सरकार के ऊपर, क्योंकि इसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक जो है बार ऊपर कर दिया है इस मामले में कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वही एक स्टैंड जो है कांग्रेस भी ले रही है। साथ में राहुल गांधी, जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा उन्होंने आरएसएस के बारे में बात रखी है, उन्होंने हमेशा पूरे अपने जितने भी वक्तव्य देते हैं या कोई भी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हैं, उनका हमेशा ये जो हमला रहता है आरएसएस के ऊपर। तो उसके चलते भी कांग्रेस को जो है इस स्टैंड से नीचे आना उनके लिए भी मुश्किल है। तो यहाँ की सरकार अब काफी पैनी नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया है आरएसएस की गतिविधियों के ऊपर, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार को भी लग रहा है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी।
अच्छा गिलक्रिस्ट भाई, एक चीज़ बताइए, आपको भी 3 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में हो गया है, आपने कई जगहों पर पत्रकारिता की है। क्या वजह लगता है आपको कि जो वेल लिटरेट स्टेट्स हैं, केरल हो गया या दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, इवन मैं अपना राज्य जहाँ पर हूँ, जहाँ आप पैदा हुए और जहाँ मैं भी हूँ, हिमाचल, इसको भी गिनता हूँ। जो लिटरेट स्टेट्स हैं, वहाँ आरएसएस उतनी कामयाब नहीं हो पाती जितनी उन स्टेट में कामयाब हो जाती है जहाँ लिटरेसी रेट कम है। क्या ये वो एक वजह संघ की इस कामयाबी या नाकामी की ये है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को जरा इनकी आइडियोलॉजी में कुछ छेद नजर आता है, और जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं वो एकदम से अंधभक्त जिसको कहते हैं वो जल्दी से बन जाते हैं, या कुछ और कारण आपको लगता है कि दक्षिण भारत में आरएसएस उतना फुटप्रिंट अपना नहीं बना पाया जितना सेंट्रल खास करके हिंदी बेल्ट में बना पाया? जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो जो साक्षरता है वो बहुत बड़ी बात होती है। जो पढ़ी लिखी जो जनता है, वो हर चीज़ के ऊपर जो है अपना विचार-विमर्श करके ही वही फैसला लेती है कि अंधभक्ति की तरह से जो है किसी भी चीज़ को वो ग्रहण नहीं करती है। वो एक मुख्य कारण रहा है। और ये केरला के अंदर तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एक सामाजिक न्याय का आंदोलन यहाँ पे चला है, और जो यहाँ पे हिंदू बहुल जो जनसंख्या है, उसमें भी जो मेजॉरिटी है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ इतना अपने आप को तालमेल नहीं बिठा पाती है। और हालांकि कुछ सेक्शन हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है उस तरीके का समर्थन नहीं मिल पाता है। और उसका एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट, एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो बहुत ज्यादा है। राजनीतिक अवेयरनेस जो है बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए लोग पढ़ते भी बहुत हैं, लोग इनकी हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री को जो है वो एनालाइज भी करते हैं कि इन्होंने पिछले स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, किस विचारधारा पे ये लोग काम करते हैं, तो उसके बारे में काफी पढ़ते हैं लोग यहाँ पे। और पढ़ाई करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी आइडियोलॉजी को अगर जानना चाहोगे तो उसकी पूरी उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसकी आइडियोलॉजिकल जो मूरिंग्स है या उनका जो दृष्टिकोण है, वो सब आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपना एक निर्णय ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है सामने अगर हम रखें, तो उसके चलते ही जो है यहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका नहीं हो पाया है। हालांकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि संगठनात्मक रूप से वो बहुत शक्तिशाली हैं केरला के अंदर भी, लेकिन उसको जो है वो एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रल उसमें जो है संघ परिवार के जो राजनीतिक संगठन है, चाहे बीजेपी हो या कोई और संगठन हो, वो उसको उसमें तब्दील नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन उनकी भी एक चीज माननी पड़ेगी। हम तो हिमाचल से देखते आ रहे हैं कि कितने जो है वो लगातार लगे रहते हैं। मुझे याद है हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, वहां पे शाखाएं लगती थी, हालांकि 2-3 लोग हुआ करते थे, वो कुछ एक दफ्तरों में काम करते, कुछ एक, तो वो 2-3 लोगों से जो है वो धीरे धीरे अपना काम चलाते रहते हैं। कभी भी वो चाहे जो भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनको ये मानना पड़ेगा कि जो इनके प्रचारक है वो लगे रहते हैं, वो कई साल दशकों से काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और वो सारा काम जो है बाहर नजर नहीं आता, लेकिन अंदर जो है वो बड़ा नेटवर्किंग उनकी काफी क्या कहते हैं, मजबूत है। और वो मेरे ख्याल से उनकी आइडियोलॉजिकल प्रेरणा है उसके पीछे कि उस उनको जो है संगठन को मजबूत करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना है। तो इसीलिए वो समाज के हर तबके के बीच में काम करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस जैसा संगठन आपको पता है कि बहुत ही फैला हुआ संगठन है, वो इस तरह से जो है कार्डर बेस्ड रूप से काम नहीं करता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है जब उनको भी थोड़ा सा इस तरीके से एक वॉलंटियर, बिल्कुल वॉलंटियर जिसको कहते हैं, जैसे न्याय योद्धा जो राहुल गांधी ने नाम दिया, वो चीजें बहुत जरूरी है। न्याय योद्धा जो उसको सड़क पे उतरना पड़ेगा, और हो सकता है सालों दशकों काम करना पड़ेगा लगातार, तभी जो है वो ऐसे संगठनों का मुकाबला आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली कर पाएंगे। जी, जी, जी। अ, यूँ ही नहीं, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि यूँ ही नहीं हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ना-लिखना ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। पढ़ा-लिखा आदमी का विचार खुलते हैं, पढ़े-लिखे आदमी का पूरा विज़न खुल जाता है। अब समझ में आता है कि बुजुर्ग पढ़ने-लिखने पर इतना ज़ोर क्यों देते थे। और गिलस्टर भाई ने अभी बताया ना कि पढ़े-लिखे होने की वजह से किन विचारधाराओं को किस मापदंडों पर तोला जा सकता है, ये आपका विज़न क्लियर होता है। ख़ैर,
मिस्टर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज फिर वक्त निकाला हमारे लिए, ये आरएसएस और दक्षिण की लड़ाई के बीच का सारा तामझाम समझाया, इसका विजन क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।